ये होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उनको फेमस ना होने मतलब वो जिसे सबसे फेमस है ये वाले कौन, जो ये जो है ना अपने मुंशी प्रेमचंद। तो वो जो है ना उनका नाम, वो एक्चुअली मुंशी जी थे। मुंशी जी यानी वो अकाउंट्स वगैरह हैंडल करते हैं ना, तो वो मुंशी प्रेमचंद, एक्चुअली वो मुंशी थे और प्रेमचंद नाम से वो कहानियां लिखते थे। तो तो वो, हाँ, प्रेमचंद उनका असली नाम प्रेमचंद नहीं था। लेकिन कहानी लिखते टाइम वो प्रेमचंद नाम यूज करते थे और एक्चुअली मुंशी जी वो अकाउंट्स हैंडल करते थे। तो वो क्या करते थे, मुंशी प्रेमचंद यानी उस नाम से वो फिर अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे, बहुत फेमस राइटर हैं। फिर कई सारे ऐसे कविता लिखने वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि वो खाली वो उनके नाम की जगह है ना, कवि, इस कविता का कवि, कवि के नाम की जगह उनका आता है कि एनोनिमस। तो एनोनिमस वो है। मतलब यहाँ अभी यहाँ पे अपन वो सीधा कंसेप्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे जो जावा में है ना एनोनिमस वाली कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं लगा सकते जो अपनी रियल लाइफ में है। यहाँ पे अपन क्लास इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो एनोनिमस बन जाती है। क्लास इस तरीके से लिखते हैं कि वो एनोनिमस बन जाती है, लेकिन यहाँ पे दो, हम यहाँ पे है ना ये स्क्रीन पे दी गई, ये हम हटा नहीं सकते इसके अंदर से। ये जो है ना, ये एनोनिमस क्लासेस होती ही नहीं है जावा के अंदर। पहली बात, एनोनिमस क्लासेस जो है ना ये होती ही नहीं है। ये कब पॉसिबल होगी, जब यहाँ पे आएगा ये एनोनिमस विथ इनर क्लास। मतलब जो एनोनिमस क्लास रहेगी वो किसी मेथड के अंदर रहेगी। ये जो है ना, ये ऐसी डायरेक्टली एनोनिमस नहीं रह सकती। ये हमेशा, कोई भी क्लास एनोनिमस डायरेक्टली नहीं रहती। वो तब पॉसिबल है जब वो इनर क्लास हो, एनोनिमस के साथ भी इनर क्लास हो। और इनर क्लास कैसी हो, तो इनर क्लास हो किसी मेथड के अंदर हो, किसी मेथड के अंदर, या फिर मेथड, या फिर आप इसको बोलिए मेथड के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर। दो जगह पे हम इसको कंस्ट्रक्टर के साथ या कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और जब इसको लिखते हैं तो ये एनोनिमस बन जाती है। मतलब ये पूरा सिंटैक्स का खेल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ऐसा क्लास नहीं लगती। जैसे हम नॉर्मल क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास ए, हाँ, तो ये क्लास ए इस तरीके से आ गया, तो ये अपना नॉर्मल क्लास हो गया। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि एनोनिमस क्लास ऐसे होगी, कुछ क्लास का नाम लिखा ही नहीं, और यहाँ पे जो क्लास का नाम है ना, यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे खाली छोड़ दिया और इसको बोल दिया कि ये एनोनिमस क्लास है। ऐसा नहीं है। हर मतलब एनोनिमस जो रियल लाइफ में है वो तो चल जाएगा, लेकिन जावा के अंदर इस तरीके से मतलब कोई बिना नाम वाला क्लास ऐसा नहीं होता। क्लास का ये लिखने का एक तरीका है जिससे वो क्लास जो है ना होती है, लेकिन वो एनोनिमस की तरह बिहेव करती है। और इस, हाँ, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वो एक ही छोटी सी मेथड को ही चलाएगा और काम कर लेगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये एनोनिमस है तो फिर इसको मैनेज कौन करेगा, ये जो है ना क्लास जिसको मैनेज करेगा जेवा, आराम से उसको जेवा में मैनेज करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल है। अभी ये लिखने का तरीका ही है। यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मतलब ये ऐसी ऐसी कहानियां है ना एनोनिमस को लेके। अभी ये अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रम्प की, तो इसमें बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अमेरिका का, बोले कोई एनोनिमस ग्रुप है, बोले वो दुनिया चलाता है पूरा। तो एक ग्रुप है बहुत बड़ा एनोनिमस ग्रुप करके, तो बोला जाता है, एक थ्योरी आती है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगे, बोले वो ग्रुप है वो पूरी दुनिया चलाता है, दुनिया पे क्या होगा, कोई कौन सा वार होगा, क्या होगा, बोले वो सब कंट्रोल करते हैं। और बोले जो प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, तो बोले वो शपथ लेने के बाद सीधा उनसे मिलने को जाता है ये बताइए क्या करे।
इस तरीके की कहाँ से मतलब कहाँ काफी सारी चीजें एनोनिमस के लेके। एनोनिमस जो है डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहीं ना कहीं मौजूद होता है। तो ये लिखने का तरीका कैसे होगा, तो इसका एग्जाम्पल जो है हम ऐसा ले सकते हैं कि भाई एक पेरेंट क्लास है और उसके दो बच्चे हैं, चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये है मेरी पेरेंट क्लास। ये पेरेंट क्लास है, इसके दो बच्चे बनाएंगे। अभी पेरेंट को अगर बोलेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज पता है, तो पेरेंट बोलता है कि मुझे हिंदी लैंग्वेज पता है। ठीक है, पेरेंट जो है हिंदी पढ़ा लिखा है, उसको हिंदी लैंग्वेज पता है, लेकिन उसके दो बच्चे हैं, एक को आती है इंग्लिश और दूसरे को आती है जापानीज। तो जब हाँ जापानीज चाइनीज वगैरह मतलब दो बच्चे, पेरेंट ने क्या कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, तो एक बच्चे को इंग्लिश सिखा दी, फिर दूसरे बच्चे को बोला कि भाई एक इसमें एक इसमें। तो जब इसको बोलेंगे कि भाई आप बताओ आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो पब्लिक पेरेंट बोलेगा पब्लिक वॉइस, ये बोलेगा माई लैंग्वेज मेथड। अगर इसको बोलेंगे ये इसकी लैंग्वेज में ये बोल देगा कि मुझे आती है। इसको बोलेंगे तो ये बोलेगा आई नो हिंदी, आई नो हिंदी। तो इसका ही चाइल्ड बना देंगे हम। अभी इसका जो है ना, इसके दो चाइल्ड बनाएंगे तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ये बोलना पड़ेगा कि इसकी सेपरेट डॉट क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। मतलब पहला जो नॉर्मल अप्रोच होता है यहाँ पे, ये होता है कि भाई यहाँ पे जाओ पैकेज के अंदर, फिर न्यू, फिर जावा क्लास बनाओ, पुराना वाला अप्रोच। फिर ये बोलेंगे हम इसको चाइल्ड वन बोल देंगे इसको, फिर चाइल्ड वन को बोलेंगे, फिर चाइल्ड वन बोलेगा एक्सटेंड पेरेंट। ये पुराना वाला तरीका है। और वही पेरेंट की जो मेथड है, हम यहाँ पे ये लगा लेंगे। ये बोलेगा चाइल्ड वन बोलेगा आई नो इंग्लिश, ये पुराना वाला। हाँ ओवरराइड हो जाएगा वो। मतलब इनर क्लास जो होता है ना, वो पेरेंट की कोई ना कोई मेथड हमेशा ओवरराइड भी कर लेते हैं। मतलब हर चाइल्ड की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो है ना, आगे देखेंगे ये रिक्वायरमेंट क्यों है। तो बनाते इसलिए हैं क्योंकि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो जिसकी एक तो पेरेंट की मेथड ओवरराइड कर दे, या फिर ऐसी मेथड जो अगर वो ओवरराइड करेगा तो उसकी ओवरराइड मेथड अलग रहेगी और दूसरे ऑब्जेक्ट की ओवरराइड मेथड अलग रहेगी। इस चाइल्ड वन है, ये बोल रहा है कि मुझे इंग्लिश आती है। यहीं पे अगर हम बोलते हैं पुराने तरीके से, अभी यहाँ पे आ गया चाइल्ड, चाइल्ड टू क्या बोलेगा, चाइल्ड टू बोलेगा कि माई लैंग्वेज वही मुझे आती है। जापान जापानीज, ये भी एक्सटेंड करेगा। पेरेंट, इस तरीके से अपने पास सब कुछ रेडी है। अभी हम इस क्लास में जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे पेरेंट की इक्वल टू पेरेंट। अभी ये पी वाला ऑब्जेक्ट बोलेगा पी डॉट माई लैंग्वेज मेथड बोलेंगे, तो ये बोलेगा कि मुझे आती है हिंदी। चाइल्ड वन सी वन इक्वल टू, ये पुराना वाला तरीका है, इसको शॉर्ट C1 वही लैंग्वेज
माय लैंग्वेज पर चलाएं तो वो बोलेगा कि मुझे आती है इंग्लिश, और फिर चाइल्ड 2 बोलेगा तो वो बोलेगा मुझे आती है जापानीज। चाइल्ड 2 बोलेगा तो वो बोलेगा मुझे आती है जापानीज। इस तरीके से ये पुराना वाला था। पहला पेरेंट बोल रहा है आई नो हिंदी, और दूसरा बोल रहा है आई नो इंग्लिश, और मतलब उसका बच्चा बोल रहा है, पहला बच्चा बोल रहा है आई नो इंग्लिश, दूसरा बच्चा बोल रहा है आई नो। अभी ये हो गया पुराना तरीका। अभी पुराने तरीके में क्या हो रहा है कि टॉप लेवल की क्लासेस बनानी पड़ रही है अपने को, और जो पेरेंट के अंदर की जो मेथड है यहाँ पे माय लैंग्वेज वाली, जो ओरिजिनली थी आई नो हिंदी, उसको ओवरराइट करना पड़ रहा है। और ये कोड इस तरीके से, जो हमारा कोड है यहाँ पे, ये इस तरीके से पढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, मैं ये जो चाइल्ड 1 है यहाँ पे, अभी पेरेंट का इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी क्या, मैं जो चाइल्ड 1 का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे जो है माई लैंग्वेज का, तो क्या मैं यहाँ से उसको हटा के या फिर यहाँ पे ना लेके, कि मैं ये इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे ही दे दूं, मतलब अलग फाइल बनाने की जगह क्या मैं वो वाला इम्प्लीमेंटेशन उस फाइल से हटा के, क्योंकि ये इतना ही 3 लाइन का कोड है, उसको लिए अलग से फाइल मेंटेन करनी पड़ रही है, तो क्या मैं इसको यहीं पे दे दूं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अभी यहीं पे हमारी जो कंसेप्ट है एनोनिमस इनर क्लास वाली, यहाँ पे काम में आती है। तो भी यहाँ पे अगर देने की कोशिश करें तो इसको, हाँ, ये जो चाइल्ड क्लास है उसका भी ये जो नाम है इसको भी हटा दो, इसका कंस्ट्रक्टर भी हटा दो, खाली ये जो C1 है चाइल्ड 1, वो अपने काम को वो अपने काम में आ जाएगा, और ये मेथड कॉल है ये चल जाएगी। तो ये जो है ना, ये चीज भी हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, पेरेंट को बोल सकते हैं पेरेंट C1 इक्वल टू न्यू पेरेंट, और उसके कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, और कंस्ट्रक्टर के बाद ये पूरा सिंटैक्स का खेल है यहाँ पे, एनोनिमस इनर क्लास यानी पूरा सिंटैक्स है। ये जो मेथड कॉल है ना, यहाँ पे इसको हटा के नीचे ले जाते हैं टाइम बिंग के लिए, और फिर ये जो मेथड है ना यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे डाल देते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर जो है ना यहाँ पे इसको सेमीकोलन से क्लोज कर। तो जो काम यहाँ पे ये फाइल कर रही है चाइल्ड 1 वाली, पूरी की पूरी फाइल, तो यही काम हम यहाँ पे इस छोटी सी जगह पे कर लेंगे। मतलब वो जो चाइल्ड 1 वाला जो है ना फाइल, वो हट गई, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, वही काम यहाँ से, मतलब वो फाइल है उसका डॉट क्लास फाइल है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट C1 बनेगा, फिर वो मेथड चलाएगा। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, चाइल्ड 1 का जरूरत नहीं है, ये जो है ना ये डिलीट उड़ा देंगे, तो ये चाइल्ड 1 गायब हो गया। अभी चाइल्ड 1 का काम कौन कर रहा है, C1, मतलब चाइल्ड 1 कौन बन गया, अभी C1 जो है ना ये अपना बन गया चाइल्ड 1 बन गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको चलाएं तो वही, अभी पेरेंट 1 भी खुद का काम कर सकता है। यहाँ पे पेरेंट P इक्वल टू न्यू पेरेंट, और P1 को बोलेंगे भाई तू अपनी माई लैंग्वेज मेथड चला दे, पेरेंट 1 आके पेरेंट बोलेगा कि मुझे आती है हिंदी, और फिर उसके 2 बच्चे हैं चाइल्ड 1, एक बच्चे को आती इंग्लिश, एक बच्चे को आती जापानीज, तो वही जो पुराना वाला आउटपुट है हमें वापस से मिल जाएगी पुरानी वाले मेथड से। अभी हमने मेथड ये जो है ना फाइल हटा दी, जावा की जो एक्स्ट्रा फाइल जो है ना वो हटा दी, वही पुराना वाला पेरेंट बोल रहा है कि मुझे आती है हिंदी, और फिर चाइल्ड बोल रहा है कि मुझे आती है इंग्लिश, और फिर दूसरा चाइल्ड बोल रहा है कि मुझे आती है जापानीज। वही तरीका हम रिपीट करके ये जो चाइल्ड 2 वाली जो फाइल है ना इसको भी हम आराम से उड़ा सकते हैं। तो चाइल्ड 2 वाला काम कौन कर रहा है, C2, चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट कौन है, C2,
तो हम क्या कर सकते हैं, ये चाइल्ड 2 वाले फाइल के अंदर का जो छोटा सा कोड है, यहाँ से हम इसको हटा के, यहाँ से पूरा को पूरा हटा के हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो लैंग्वेज माई लैंग्वेज है ना, ये कौन चला रहा है, चाइल्ड 2 चला रहा है। चाइल्ड 2 जब नई लैंग्वेज चलाएगा तो उसको ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे, और ये चाइल्ड 2 की सेपरेट फाइल बनाने के बजाय हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई पेरेंट तुम आ जाओ और आपका चाइल्ड रहेगा C2 इक्वल टू न्यू पेरेंट, और फिर आपका जो कंस्ट्रक्टर रहेगा हम उसको डायरेक्टली क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ये मेथड इस तरीके से लिख देंगे। अभी ये जो है ना फॉर्मेट को देखिए आप, ये पूरा सिंटैक्स का खेल इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये पूरा सिंटैक्स का खेल है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का क्लास पूरा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लोज करने के बजाय, सेमीकोलन लगा के क्लोज करने के बजाय हम इसको है ना ये मेथड डाल के यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फर्क कहाँ पे आ रहा है, ये जो देखिए ये सेमीकोलन है ना, यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, मतलब ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो हम लिख रहे हैं ये एनोनिमस इनर क्लास लिख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं ना, ये एनोनिमस इनर क्लास हम लिख रहे हैं, और ये सेमीकोलन है ना, ये रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो टर्मिनेट कर रहा है ना, तो इसको हटा दें तो ये कोड गड़बड़ हो जाएगी, कोड के अंदर, हाँ कोड में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही सेमीकोलन लगा देते हैं कोड ठीक तरीके से काम करेगा। तो ये कोड ये जो इसको मान के चलेगा भाई ये जो है एनोनिमस इनर क्लास है, वैसे तो ये हाँ उसका कोड यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन उसका जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक, यानी न्यू न्यू यानी किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, C2 का ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू C2 का ऑब्जेक्ट, और कंस्ट्रक्टर किसका चलाएगा, पेरेंट का, और उसके अंदर मेथड ओवरराइड करके, पेरेंट वाली जो मेथड है ना ओवरराइड करके खुद की मेथड चला देगा, और वो खुद की मेथड का जो कोड है यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा मतलब ये सिंटैक्स का खेल है, सिंटैक्स समझ में आ गया बात होगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे है ना, पहला तो पेरेंट खुद है भाई, पेरेंट खुद है तो पेरेंट बोल रहा है, पेरेंट की अपनी क्लास, हाँ पेरेंट की खुद की डॉट क्लास फाइल रहेगी, ठीक है, और उसमें वो जो एक मेथड है ना वो रहेगी वहां पे, और ये यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर रहेगा, पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है ना वो रहना चाहिए, और वो उसको रखने के लिए हमें फाइल लगी, ठीक है। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पेरेंट ही नहीं है तो फिर ये बाकी के चाइल्ड तो आएंगे ही नहीं, पेरेंट नहीं है तो बाकी के ये पूरा खेल है ना, ये पेरेंट एनोनिमस का खेल है ना, कब चल रहा है जब पेरेंट इनका कोई पेरेंट मौजूद हो तब, अगर ये चाइल्ड नहीं है होगा तो ये सब जो खेल है ये है। और ये चाइल्ड कैसे बन रहे, चाइल्ड ऐसे बन रहे कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बनाओ और कंस्ट्रक्टर को क्लोज ना करो डायरेक्टली, और फिर सेमी ये करली ब्रेसेस देके फिर जो अपने को चाइल्ड क्लास का जो कोड है वो उसी करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, और वो करली ब्रेसेस को सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दो। तो इस तरीके से ये चाइल्ड एनोनिमस इनर क्लासेस होती है। तो यहाँ पे ना एनोनिमस भी है लेकिन इनर क्लास, ये इनर वर्ड काफी रोल प्ले करेगा यहाँ, यानी ऐसी क्लास जो किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर रहेगी, डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इसकी डॉट क्लास फाइल तो इसकी तो बनेगी बनेगी, बिना डॉट क्लास इसकी भी ना, ये भले ही ये एनोनिमस लगता हो लेकिन इसकी डॉट क्लास फाइल भी रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं चाइल्ड 2 उड़ा दूँ, चाइल्ड 2 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड 2 उड़ा दूँ तो भी आराम से काम कर लेगा, ये पूरा कोड वही काम करेगा जो पुराने वाले डॉट क्लास फाइल बना, पुराने वाली तो सोर्स फाइल बना के हम कर रहे हैं। वही पेरेंट आके बोल रहे कि आई नो हिंदी, फिर उसके दो बच्चे हैं, पहला बच्चा बोल रहा है कि आई नो इंग्लिश, दूसरा बच्चा बोल रहा है आई नो जापानीज, और ये दोनों बच्चों की डॉट क्लास फाइल है ही नहीं, मतलब उनकी जो डॉट ये जो चाइल्ड क्लासेस हैं
लेकिन उनकी जो जावा फाइल है, डॉट जावा फाइल, वो नहीं, जावा फाइल नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है इसके अंदर। लेकिन इसको कंपाइल करने के बाद हाँ डॉट क्लास फाइल रहेगा, डॉट जावा फाइल नहीं रहेगा। इसको इसको भी हम ये नेटबीन्स पे चलाएंगे और वो जो कोड है ना डॉट क्लास फाइल बनती है देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कोड यहाँ से उठाऊं, कॉपी करके तो नेटबीन्स पे इसको कंपाइल करेंगे। हाँ नहीं, नेटबीन्स नोटपैड प्लस नोटपैड ये अपना नोटपैड प्लस पे चालू हो गया। इसको डाल देंगे और इसके साथ हमने को काम आ जाएगी नेटबीन्स के अंदर इस तरह पेरेंट पेरेंट की जो क्लास फाइल है यहाँ पे इसको उठा के इसको ऐसे भी ले सकते, पूरा पब्लिक लेंगे तो बोलेगा कि उसको अलग पैक में डाल दो। इसको अलग नोट्स नाम में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन एनोनिमस नाम देने की कोशिश करेंगे। P9 के अंदर अपने पास दो डॉट जावा फाइल है, पेरेंट डॉट जावा और एक एनोनिमस डॉट जावा। अभी अपने को देखना है कि जो एनोनिमस डॉट जावा पे अपने जो दो एनोनिमस इनर क्लास डाली हुई है, कहाँ पे एनोनिमस डॉट जावा है। पेरेंट तो है, पेरेंट की डॉट जावा डॉट क्लास फाइल बनेगी, तो क्या वो जावा सी दोनों को कंपाइल करेंगे, जावा सी पेरेंट डॉट जावा, यहाँ पे पीछे आ जाएंगे। आपको ये भी दिख रहा है ना पीछे की साइड में फोल्डर, ये वाला फोल्डर, तो यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे तो इसकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आई है पेरेंट डॉट क्लास, यहाँ पे 2 नंबर। हाँ, ये पेरेंट पेरेंट की डॉट जावा फाइल से इसकी पेरेंट डॉट क्लास फाइल बनेगी। अभी अपने को कंपाइल करना है जावा सी जैसे इसको कंपाइल करेंगे अपने को दो तो ये इसकी एनोनिमस डॉट क्लास फाइल मिलनी चाहिए। फिर अपने को वो चाइल्ड क्लास वाली जो चाइल्ड क्लास है ना मेन क्लास की फाइल कैसे मिलती है, पेरेंट को क्या बोलेंगे,
तो कैसे लगाएंगे इसको? एक ही पैकेज के अंदर है तो लेना चाहिए इसको। कन्वीनियंट के लिए इसको ऐसे डाल दो। तो वो जो एरर है वो दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा मैं बाद में। जो पेरेंट क्लास है ना, वो एक ही पैकेज में है दोनों, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उसको इंपोर्ट करने के बाद भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो उसको मैं देखूंगा कैसे नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, ये जो पेरेंट है ना, यहाँ पे पेरेंट को भी इसी फाइल में डाल दिया एनोनिमस में। और अपनी को देखना है कि इसकी जो डॉट क्लास फाइल है यहाँ पे, जो चाइल्ड क्लास है यहाँ पे, ये वाला चाइल्ड क्लास C1 और यहाँ पे चाइल्ड क्लास C2 की अलग से ये बनती है कि नहीं, डॉट क्लास फाइल बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे ना डॉट क्लास फाइल बन रही है। यहाँ पे कैसे बन रही है, जो पहला वाला क्लास है ना सबसे ऊपर वाला, ये वाला क्लास पेरेंट, तो इसकी डॉट क्लास फाइल बन गई पेरेंट डॉट क्लास। ये अपनी डॉट क्लास फाइल में चला गया।
फिर जो ओरिजिनल फाइल है एनोनिमस डॉट जावा, ये तो सोर्स फाइल है, इसकी डॉट क्लास फाइल बन गई एनोनिमस डॉट क्लास। और जो C1 और C2 चाइल्ड क्लासेस है ना, उनकी डॉट क्लास फाइल कैसे बन रही है, जो C1 है उसकी डॉट क्लास फाइल बन रही है एनोनिमस $1 डॉट क्लास, और दूसरा जो चाइल्ड क्लास है उसकी डॉट क्लास फाइल बन रही है एनोनिमस $2 डॉट क्लास। तो ये जो है ना, ये इसका नंबरिंग आ रहा है यहाँ पे जो है ना, पहला एनोनिमस इनर क्लास का नंबरिंग आ रहा है वो 1 नंबर आएगा, दूसरे एनोनिमस क्लास का जो नंबरिंग आएगा वो आएगा 2। तो फिर तीसरा चाइल्ड होगा तो उसका आएगा डॉट डॉट 3। तो यहाँ पे अगर ये तीसरा अगर चाइल्ड क्लास आता है C3, पेरेंट का तीसरा आएगा, यहाँ पे अगर आ जाता है C3, इसको चला देंगे C3 इक्वल टू न्यू पेरेंट। अगर वो बोलता है कि मुझे आती है चाइनीज आती है, अगर वो बोलता है, तो अगर इसको हम कंपाइल करेंगे, अगर वो बोलता है कि मुझे आती है चाइनीज, तो इसका अगर हम कंपाइल करेंगे तो एक $3 नंबर वाली फाइल मिलेगी, एनोनिमस $3 डॉट क्लास। तो इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे वो जो तीसरा चाइल्ड है जो बोल रहा है चाइनीज, वो आ गया $3 डॉट क्लास। तो इस तरीके से मतलब एनोनिमस इनर क्लास में रहे तो उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है और उस फाइल में चला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये एनोनिमस इनर क्लासेस है। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये सिंटेक्स का खेल है, बाकी कुछ नहीं। मतलब डॉट क्लास फाइल निकालते जाओ और डॉट क्लास फाइल निकालते जाओ, और डॉट सोर्स फाइल जो है ना डॉट जावा फाइल, यहाँ पे जैसे है ना, हमने यहाँ पे जो फाइल थी, यहाँ पे पैर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, तो यहाँ से हट करके वो कोड के अंदर ही आ जाता है। यहाँ पे जो है ना कोड के अंदर ही वो आ जाता है। इस तरीके से ये काम होता है। और इसका जो है ना एक या दो मेथड को, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पेरेंट की एक या दो मेथड को ओवरराइड करके उसको काम करना है, तब हम ये इनर क्लासेस के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो भी यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसका एक्सटेंडेड कंसेप्ट क्या है कि ये मल्टी थ्रेडिंग में ही ज्यादा यूज होगा। मल्टी थ्रेडिंग या फिर यूजर इंटरफेस जो होते हैं ना अपने, यहाँ पे ये लोग ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे जैसे अपने कल देखा था, जैसे यूजर पे इंटरफेस जो होता है ना, यूजर इंटरफेस जहाँ पे कई सारे बटन होते हैं, हाँ ऑन क्लिक लिस्टर लगाते हैं ना, मतलब जैसे बटन B1, बटन B2, बटन B3, कहाँ पे? हाँ, तो ये इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला मेनू जो है ना वो बदल रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला मेनू बदल रहा है। तो वही चीज है इसके अंदर। तो मतलब ये दोनों बटन ही है, दोनों चाइल्ड किसके हैं, बटन की जो क्लास रहेगी ना, बटन। हाँ, तो इसका कोड में क्या रहेगा, इसके कोड में ऐसा रहेगा, बटन पेरेंट क्लास रहेगी और पहला बटन रहेगा होम, और दूसरा बटन रहेगा व्यू। तो व्यू पे क्लिक करने, होम पे बटन करने के, होम जो बटन रहेगा उसके ऊपर क्लास रहेगी होम। अभी होम का कोड कैसे रहेगा, होम का कोड रहेगा होम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर। ये ऑन क्लिक लिस्टर क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हम ऑन क्लिक लिस्टर लगा रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये कोड चालू हो जाएगा, यहाँ पे न्यू ऑन क्लिक लिस्टर आ जाएगा यहाँ पे लिस्टर, और फिर उसका कंस्ट्रक्टर आएगा, यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे अभी देखिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे जो है ना ये ऑब्जेक्ट मेथड को दे रहे हैं, ठीक है, ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट है, वन टाइम देने का है इसको।
तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बना के हम इसको इस तरीके से दे रहे हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है। यहाँ से तो ये होम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मेथड रहेगी, क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो वो मेथड रहेगी वाइड ऑन क्लिक मेथड रहेगी। यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड रहेगी, वो मेथड चल जाएगी। वो मेथड चलने के बाद जो भी काम होगा वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी काम होगा मतलब यहाँ पे कलर पैलेट लोड करना है, ये फॉन्ट लोड करना है, यहाँ पे उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लोड कर दो। एक मेथड चलाएंगे लोड कलर्स, तो वो कलर लोड करेगी। दूसरी मेथड चलाएंगे लोड फॉन्ट्स, तो फॉन्ट्स को लोड करेगी। तो इस तरीके से, लेकिन व्यू के अंदर काम अलग होगा। व्यू जो है ना, यहाँ पे व्यू के अंदर व्यू बटन के अंदर काम अलग होगा। व्यू बटन के अंदर काम होगा व्यू डॉट, ये पूरा का पूरा चीज जो है रिपीट हो जाएगा। व्यू के अंदर काम अलग होगा। व्यू के अंदर क्या काम होगा, जूम इन जूम आउट, ठीक है, ये फंक्शनलिटी लोड जूम और लोड जूम आउट, इस तरीके के काम है। यहाँ पे कोड वही है, बटन के क्लिक होने के बाद क्या होगा, बदल रहा है यहाँ पे। और दोनों किसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन कौन है यहाँ पे, एक केस में होम ऑब्जेक्ट है और दूसरे केस में व्यू ऑब्जेक्ट। दोनों पे सेट ऑन क्लिक लिस्टर लग रहा है, और जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं न्यू ऑन क्लिक लिस्टर वाला, और जिसके अंदर मेथड है ऑन क्लिक। तो जब होम बटन पे क्लिक होगा तो उसका सेट ऑन क्लिक लिस्टर मेथड जो है वो चल चुका है। वो किसका ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑन क्लिक लिस्टर का, और जिसकी मेथड है ऑन क्लिक। और यहाँ पे काम अलग हो रहा है, यहाँ पे कलर्स लोड होना, फॉन्ट लोड होने का काम हो रहा है। और यहाँ पे व्यू में जैसे हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट जूम इन के ऑप्शन है, तो यहाँ पे लोड जूम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लोड जूम इन लोड जूम आउट, इस तरह के ऑप्शन लोड हो जाएंगे। तो इस तरीके का काम जो होता है, ये अभी ये जो है यहाँ से जो कोड है, यहाँ पे ये जो कोड है न्यू ऑन क्लिक लिस्टर से यहाँ तक, ये इनर क्लास वाला कोड है, एनोनिमस इनर क्लास वाला कोड। इस तरीके से ये एनोनिमस इनर क्लास काम करता है। तो चलेंगे हम यहाँ पे, जिससे मल्टी थ्रेडिंग में है ना, इसका बहुत यूज होता है। मल्टी थ्रेडिंग में यही चीज हम कर सकते हैं। तो इसको बोला, इसमें है ना, ये पहले तो इसमें 3 पॉइंट है, यहाँ पे 3 या 2 ही पॉइंट है। पहला वाला कि फॉर क्रिएटिंग एनोनिमस चाइल्ड क्लास बाय एक्सटेंडिंग पेरेंट। और दूसरा क्या है, फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस। इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो कोई इंटरफेस होगा, फिर उसका चाइल्ड बनाएंगे, फिर चाइल्ड उसको इंप्लीमेंट करेगा, फिर चाइल्ड उसको अलग से डॉट क्लास फाइल बनाएगा। तो वो सारा काम हम एक ही जगह पे कर सकते हैं। मतलब इंटरफेस भी रहेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी एक ही जगह रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने पहला वाला एग्जांपल देख लिया, जो पेरेंट और उसके चाइल्ड जो है एक ही जगह पे। तो ये इसमें क्या होगा, बोथ इंटरफेस एंड इट्स implementation child, implementation class,
बी एट सेम लोकेशन, दोनों के दोनों एक ही लोकेशन पे रहते हैं। तो किस तरीके से रहते हैं हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे दूसरे वाले को। इंटरफेस इंप्लीमेंट करते टाइम एनोनिमस इनर क्लासेस कैसे काम आते हैं। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते टाइम एनोनिमस इनर क्लास कैसे काम आते हैं। तो इसका तो पुराना तरीका यही होगा, पुराना तरीका कि इसमें ना 3 कोड देखेंगे हम। हाँ, जो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 है पुराना वाला, लेकिन यहाँ पे ना कोड छोटा छोटा होते जाएगा। यहाँ पे है ना पहले में बहुत बड़ा कोड रहेगा, फिर दूसरे में उसको थोड़ा छोटा करेंगे, तीसरे में छोटा छोटा होते जाएगा। यहाँ पे जैसे माई क्लास, अभी यहाँ पे अभी जो रनेबल है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इसके अंदर एक मेथड है, ये रनेबल इंटरफेस है और इसके अंदर मेथड है रन। तो रन मेथड के अंदर ये थोड़ा इसको देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, जो अपन कोड लिख रहे हैं ना, तो उसको मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड लगेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट में मल्टी थ्रेडिंग का बैकग्राउंड यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग में है ना, अपन थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड टी इक्वल टू ये, और थ्रेड बना के हम थ्रेड को चलाते हैं, और थ्रेड सब जो है ना अपने अपने काम मतलब मल्टी थ्रेडिंग में देखेंगे। थ्रेड भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, और थ्रेड के ऊपर हम कई सारे मेथड चलाते हैं, जैसे टी डॉट स्लिप इस तरीके के मेथड चलाते हैं हम लोग, या फिर टी डॉट यील्ड मेथड चलाते हैं। तो ये सारी मेथड जो है ना मल्टी थ्रेडिंग के अंदर है ना, हर थ्रेड पे कौन से मेथड चलाते हैं हम वो काम करते हैं। जैसे टी डॉट स्टार्ट, टी डॉट पहले थ्रेड स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वो अपना काम करेगा। तो उसी तरीके से ये तो थ्रेड बनाने का एक तरीका हो गया। अब ये थ्रेड जो है ना, ये यहाँ पे थ्रेड क्या एक तरीके से क्लास है। ये जो है ना थ्रेड क्या है, ये एक तरीके की जावा क्लास है। तो ये सारे अपने को थ्रेड बना के देते हैं, ये एक तरीके की जावा क्लास है। अभी हमें जब खुद के थ्रेड बनाने हैं, मतलब खुद के थ्रेड बनाने हैं, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली ये जो क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, जो रेडीमेड क्लास है, उसको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करके हम हमारी खुद की क्लास अपनी खुद के थ्रेड बना सकते हैं। मतलब जिसमें यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ, कोड माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। तो ये मैंने ऐसी क्लास बनाई माई थ्रेड, यानी मेरी बनाई हुई क्लास है जो एक्सटेंड करती है थ्रेड क्लास। तो मैं अगर आगे चल के अगर माई थ्रेड के अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, माई थ्रेड T1 T2 T3, तो ये थ्रेड के ही थ्रेड जो भी काम करता है, ये सारे T1 T2 T3 जो है ना, ये थ्रेड के ही काम करेंगे। मतलब वो भी खुद थ्रेड ही है सारे के सारे, और फिर हम उसके ऊपर मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थ्रेड कैसे बनाए, ये T1 T2 T3 कैसे बनाए, तो मैंने माई थ्रेड का एक क्लास बनाया जो एक्सटेंड करता हूँ थ्रेड को। तो मेरे पास थ्रेड वाली जो कैपेबिलिटीज है मेरी क्लास के अंदर आती है। तो ये थ्रेड बनाने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये बोलते हैं कि ये इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस होता है जिसका नाम है रनेबल।
एक इंटरफेस होता है, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस। अभी हम अभी अपने को क्या करना है, एक ये जो इंटरफेस है, अभी इसको जो क्लास इंप्लीमेंट करेगी, ये जो इंटरफेस को एक कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी, जैसे यहाँ पे ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अभी जो है ना, ये यहाँ पे इसको नीचे ले, ये इंटरफेस। अभी इस इंटरफेस को कोई भी क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसको मैं बोलूंगा क्लास, वही पुराना, वही थ्रेड वाला जो है ना, फिर माई थ्रेड, तो समझने के लिए हम उसको थ्रेड 2 बोल सकते हैं। अभी ये इंप्लीमेंट किसको करा है, ये रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा है, इंप्लीमेंट रनेबल। तो रनेबल क्या है, एक्चुअल में इंटरफेस है। यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे, यहाँ पे भी हमें ये वही मेथड को है ना ओवरराइड करना पड़ता है, पब्लिक रन मेथड को हमें ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके ऑब्जेक्ट बना के, सुन की आवाज आ रही है आपको, कहां से है, रनेबल से। पूरा लें वापिस से, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो क्लास है ना, ये अगर ये यहाँ पे, हाँ वहां से कट करके यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे रनेबल जो है इंटरफेस, थ्रेड यहाँ से लेते हैं। थ्रेड क्लियर है आपको, थ्रेड जो है ना प्री डिफाइंड क्लास बना के रखी है जावा के, ठीक है। और थ्रेड का यूज करके हम थ्रेड के ऑब्जेक्ट बना के मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। अभी अपने को अपनी मल्टी थ्रेडिंग चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना खुद का क्लास बनाएंगे, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड। ये जब माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड को करेगा तो ये थ्रेड का चाइल्ड बन जाएगा, और थ्रेड के साथ हम जितने भी काम कर सकते हैं, ये वो काम हम माई थ्रेड से भी कर सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट का कैसे बनाए हमने, माई थ्रेड T1 T2 T3। तो ये क्या है, T1 T2 T3 क्या है, ये थ्रेड ही है एक तरीके से, और ये थ्रेड जो भी काम करेगा, ये T1 T2 T3 सारे वो काम कर सकते हैं। यानी दूसरी चीज, ये जो तीनों हैं T1 T2 और T3, इन तीनों को हम पैरेलली चला सकते हैं और हमें मल्टी थ्रेडिंग मिल जाएगी। ये T1 T2 T3 हम क्यों बना रहे हैं, कि उनको पैरेलली चलाना है, एक साथ तीनों की तीनों चल जाए, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम यही काम करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनको एक साथ चालू कर देते हैं और एक साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अपना स्पीड जो है ना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का बढ़ जाता है। मतलब पहले T1 चलाओ, मतलब पहले एक काम करो, दूसरा काम करो, तीसरा काम करो। तो इससे क्या, इससे इसको ना करके तीनों के तीनों काम एक साथ कर दो। यानी इसको कैसे करेंगे, T1 के ऊपर कोई मेथड चलाएंगे, वो अलग काम, वो अलग एग्जीक्यूट करेगी। T2 के अंदर दूसरी मेथड चलाएंगे जो अलग काम करेगी। T3 के ऊपर एक तीसरी मेथड चलाएंगे जो अलग काम करेगी। मतलब तीनों मेथड जो है, तीनों अलग अलग मेथड एक ही टाइम पे काम करेंगी, और बजाय एक के बाद एग्जीक्यूट, एक के बाद एक चलाने से, बजाय एक के बाद एक चलाने से, हाँ तीनों मेथड है ना। जैसे अगर मल्टी थ्रेडिंग ना हो, तो क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो दिक्कत क्या आएगी, मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो दिक्कत ये आएगी, मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो दिक्कत ये आएगी, तो पहले हमें मेथड m1 चलानी पड़ेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद m2 चलानी पड़ेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद m3 चलानी पड़ेगी। तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है कि हम है ना m1 को एक थ्रेड पे डाल देंगे T1 के ऊपर, ठीक है, और m2 को डाल देंगे T2 के ऊपर,
और M3 को डाल देंगे T3 के ऊपर। तो ये तीनों एक साथ चलेगी जब तक, कब तक, जब तक तीनों का काम अलग अलग है। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम ये काम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं वो किसमें तो स्पीड अपने आप मिल जाएगा ना। मतलब काम करना है, जैसे अपने को चलना, अपने को क्या करना है, स्पीड अचीव करना है। तो जो, हाँ, काम स्पीड अचीव करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी M1 को चलाने के लिए अपने को लग रहे 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। फिर M2 को चलाने के लिए अपने को लग रहा है कि, मान के चलिए अपने को लग रहा है कि वापस से 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अलग से अलग अलग 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, अगर मल्टी थ्रेडिंग ना हो तो ये 10 मिनट खा रहा है M1, M2 जो है ये 10 मिनट खा रहा है, और फिर M3 जो है ना ये अलग से 10 मिनट खा रहा है। ये कब, जब थ्रेड नहीं है तब। ये जब है ना, ये जब कब, जब सारे के सारे थ्रेड नहीं है तब। तो तीनों को चलाने के लिए अपने को आखिर में लग रहे 30 मिनट लग रहे हैं, तीनों को एक के बाद एक चलाने के लिए। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे M1 है तो तीनों को चलाने के लिए अपने को लग रहे हैं 30 मिनट। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, अपने को टाइम बचाने के लिए अपन इसको डाल देते हैं T1 के ऊपर। तो T1 काम करना चालू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे है ना M2 को डाल देते हैं अपन T2 के ऊपर, और M3 को डाल देते हैं T3 के ऊपर। तो ये तीनों के एक साथ काम करना चालू हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये 10-10 मिनट जो अलग अलग ले रहे हैं, ये अभी ये सेपरेट हो, अभी ये इनको अलग से प्रोसेसर मिल रहा है। तो ये जो है ना तीनों मिला के ये 10 मिनट ही लेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट में कैसे ले रहे हैं, तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक साथ चल रहे हैं। कौन चला रहा है, T1 चला रहा है M1 को, T2 चला रहा है M2 को, T3 चला रहा है M3। तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेंगे तो 30 मिनट लग रहे हैं, तीनों एक साथ चलाएंगे तो 10 मिनट में तीनों के दोनों चल जाएंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम ये अचीव करते हैं, स्पीड अचीव करते हैं, स्पीड में नहीं, एक के बाद एक। तो चीज कैसा है कि T1 को कैसे बनाना है, T2 को कैसे बनाना है, T3 को कैसे बनाना है। तो थ्रेड का क्लास से इसको बनाओ T1, T2, T3 को। अगर थ्रेड की क्लास नहीं चलानी, नहीं यूज करनी, तो हम यहाँ पे ये लगा रहे क्या, इसका एक चाइल्ड क्लास बना रहे माई थ्रेड, जो एक्सटेंड करता है थ्रेड को, और फिर T1, T2, T3 बना रहे, और फिर उसके ऊपर हम मेथड डाल के चलेंगे, और जो मेथड जो है ना अलग अलग काम करते जाएंगे। तो हाँ, मतलब तीनों काम जो एक दूसरे से अलग है, और एक के बाद एक करने से अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो थ्रेड के ऊपर डाल दो उसको, तो वो तीनों एक साथ चल जाएंगे, तो अपना स्पीड बच जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक थोड़ा सा ये किचन वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये मल्टी थ्रेडिंग में अपने को वापस डिस्कस करना ही है, तो आज ही कर लेंगे। तो मतलब ये आगे का जो एग्जांपल है ना इनर क्लास वाला, ये इजीली आपको ग्रैप हो जाएगा। तो जैसे अपने पास गैस, घर में गैस होता है ना किचन में, तो हाँ गैस तो होता है। तो अपने यहाँ पे ना हमारी मतलब पहली वाली कहानी, मतलब सिनारे, मतलब जब दादी थी हमारे घर में, गैस में, हाँ वो ये रॉकेल, पता है रॉकेल, रॉकेल 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 आता था, रॉकेल पेट्रोल से पहले। अभी रॉकेल बंद हो गया, अभी मिलना बंद हो गया। हाँ केरोसिन, हाँ वही केरोसिन, आपके शायद केरोसिन बोलते होंगे। केरोसिन वो पुराना वाला स्टोव, बहुत पुराना, बहुत मतलब अभी मिल खरीदने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, पुराना वाला। और शायद हमारे इधर उसको बोलते हैं रॉकेल, बोलते थे हमारे इधर। तो उसके ऊपर है ना दादी खाना बनाती थी, खाना बनाती थी दादी। तो दादी को क्या क्या बनाना है, दादी को बनाना है चपाती बनानी है, और फिर सब्जी बनानी, फिर राइस बनानी है, और फिर बनानी है दाल। और दादी को लग रहे चपाती बनाने के लिए, दादी को लग रहे 10 मिनट, और फिर सब्जी बनाने के लिए भी 10 मिनट लग रहे हैं,
राइस के लिए भी 10 मिनट और दाल के लिए भी 10 मिनट। ये क्यों, अब ये 10 मिनट लग रहे, टोटल लग रहे दादी को 40 मिनट लग रहे खाना बनाने के लिए। और 40 मिनट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दादी के पास ऐसा स्टोव है जिसके पास एक ही बर्नर है। ये मान के चलिए वो पुराना वाला स्टोव है ना, स्टोव, और यहाँ पे बर्नर कितना है? एक बर्नर। बर्नर यानी वो, हाँ बर्नर यानी, हाँ वो सिंग बर्नर यानी 2 बर्नर 3 बर्नर, यानी जैसे गैस के ऊपर 2 बर्नर होते हैं। तो दादी क्या करेगी? दादी पहले चपाती बनाएगी, ठीक है। चपाती बनाने के लिए ये बर्नर का यूज करेगी, इसके ऊपर तवा रखेगी, फिर उसको चपाती बना के फिर चपाती बन गई। फिर इसी बर्नर के ऊपर दादी क्या करी, हाँ तो इसी बर्नर के ऊपर दादी को भी सब्जी बनानी है। तो बर्नर तो दादी के पास एक ही है, तो पहले चपाती बनानी पड़ेगी, 10 मिनट चपाती मिलेगी, फिर दादी को बनानी है सब्जी। तो सब्जी भाई वापस से 10 मिनट लगी, बर्नर एक ही है अपने पास। फिर दादी को बनाना है ये राइस बनाना है, तो राइस भी वही वापस से 10 मिनट ले लेगा, ठीक है। और फिर दाल बनानी, तो दाल लग रहे 40, तो दादी को लग रहे 40 मिनट, ठीक। अभी आ गई मेरी मम्मी, आ गई मान लीजिए। मेरी मम्मी के टाइम पे गैस का चूल्हा है, गैस, उसके अंदर 2 बर्नर है, ठीक है, और इसके अंदर है 2 बर्नर। तो वही काम, मेरी मम्मी को भी वही काम करना है, वही खाना बनाना है, ठीक है। तो भी मेरी मम्मी को यही काम करना है, तो मेरी मम्मी क्या करेगी? अभी बर्नर बढ़ गए ना अपने पास, अभी यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे है गैस, और यहाँ पे बर्नर बढ़ गए, यहाँ पे है ना 2 बर्नर आ गए, यहाँ पे 2 बर्नर आ गए। तो मेरी मम्मी क्या कर सकती है? यहाँ पे अभी पहले बर्नर पे 10 मिनट चपाती बनाएगी, और यहाँ पे चपाती बनेगी, और साइमल्टेनियसली सब्जी भी बना सकती है ना दूसरे बर्नर, उसको खाली क्यों रखें, ठीक है। तो सब्जी बनाने के लिए बर्नर का यूज करेगी, ठीक है। तो सब्जी इस पे बन गई। तो पहले 10 मिनट में, तो ये 10 मिनट, मतलब ये जो 2 काम है ना यहाँ पे, तो जब 10 मिनट में हो रहे हैं, और फिर चपाती 10 मिनट में बनने के बाद सब्जी, राइस बनाने के लिए चपाती वाला बर्नर खाली हो रहा है, तो उस पे राइस डाल देगी बनाने के लिए, और फिर सब्जी वाला बर्नर 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में वो भी खाली हो गया, तो उसमें बना देगी क्या, ये क्या डाल देगी? ये डाल देगी दाल। तो टोटल है ना, ये दोनों एक बर्नर पे चल गए, ये दोनों दूसरे बर्नर पे चल गए, तो यहाँ पे टाइम जो है 20 मिनट लगे, टाइम कम हो गया 20 मिनट। और अगर मान के चलिए और एक चूल्हा आ गया, वो 4 बर्नर वाला आता है ना मार्केट में अभी वो बड़े बड़े अपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, 4 बर्नर वाला चूल्हा आ गया है मार्केट के अंदर, आप ऑनलाइन देखिए, बहुत कॉस्टली होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, 4 बटन होते हैं, मतलब कैसे करेंगे वो, बर्तन भी कैसे रखेंगे उसके ऊपर, तो समझ नहीं आता है 2 बर्नर वाला, 4 बर्नर वाला है ऑनलाइन, आप देखिए। तो इसमें तो खतरनाक चीज हो जाएगी, इसमें तो है ना, एक पे आप सीधा चपाती बना दो, एक बर्नर पे, एक पे आप डाल दो सीधा राइस डाल दो, आप एक के ऊपर बनाने के लिए, एक के ऊपर आप डाल दो सब्जी, सब्जी डाल दो, इसके ऊपर आप डाल दो दाल, इसके ऊपर आप डाल दो दाल। चारों आइटम अगर आपको बनाने की कैपेसिटी है, तो 10 मिनट में चारों के चारों आइटम बन जाए। मतलब जहाँ पे दादी लेती थी 40 मिनट, मम्मी ले रही है 20 मिनट में, यहाँ पे जो मूवी बन गई आएगी वो लेगी 10 मिनट। मतलब जो नया स्टोव लाएंगे घर पे, 10 मिनट में काम होता है, तो स्पीड बढ़ रहा है खाना बनाने का, खाना बनाने में कम टाइम में खाना बनाना।
यही चीज मल्टी थ्रेडिंग में कैसे हो रही है, यहाँ पे बर्नर काम कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे ना बर्नर काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो प्रोसेसर है ना, आपने सुना होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, और ये वाले कौन से वाले, डुअल कोर। यहाँ पे होता क्या है प्रोसेसर के अंदर, कभी कभी चला जाता है। तो यहाँ पे ना ये मल्टी थ्रेडिंग क्यों आ रही है हमारे मार्केट के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहले जो प्रोसेसर थे ना वो सिंगल कोर प्रोसेसर थे, पहले जो प्रोसेसर थे ना इंटेल के भी ले लीजिए आप कोई भी, तो जो प्रोसेसर था वो था सिंगल कोर, यानी एक ही कोर के ऊपर सारा काम हो रहा है। तो जो मेथड थी ना वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा, सारा काम एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली होगा। तो एक के बाद तो M1 M2 M3 सारे के सारे लाइन में खड़े हैं, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होने के लिए, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। फिर आगे ड्यूअल कोर प्रोसेसर, तो मतलब जैसे है ना इसकी इस प्रोसेसर क्या है, इसकी कुछ स्पीड होती है, इसकी स्पीड रहती है कुछ 1 गीगाहर्ट्ज, कुछ स्पीड रहेगी इसकी गीगाहर्ट्ज के अंदर। तो ये अभी उनको क्या लगा कि 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर स्पीड नहीं जा रही और स्पेस कम हो रही है, मतलब छोटा प्रोसेसर हम ऐसा बना सकते हैं इसके अंदर हम दो यहाँ पे है ना सिंगल कोर रहेगी जो 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करेगी। तो उनको लगा कि अगर क्यों ना हम ऐसा करें कि 2 कोर डाल दें जो कि 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करे, यानी एक जो कोर रहेगी वो काम करेगी 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर और दूसरी कोर भी काम करेगी 1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। तो ये जो अभी ये जो डुअल ये जो है ना यहाँ पे कोर हो गई 2, यहाँ पे 2 कोर हो गई बजाय 1 के। और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम ना ये मेथड को उठा के, अगर ये मेथड को इसके ऊपर चलाना है तो हम ये क्या कर सकते हैं, M1 और M2 को पहले कोर के ऊपर डाल दो और M3 M4 को दूसरे कोर के ऊपर डाल दो। ये वाला काम हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ये कोर के ऊपर काम करेगा, ये कोर के ऊपर इस तरीके से काम करेगा। और ये जो दोनों है, ये दोनों M3 और M4 ये सेकंड कोर के ऊपर चले गए, तो हमें स्पीड मिल रही है हमें। तो यहाँ पे ना कोर का भी हम मतलब प्रोसेसर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं एक के बजाय एक। तो मल्टी थ्रेडिंग यही है कि जितने कोर्स हैं ट्राई करो कि उस सारे कोर्स का यूज करो ताकि अपना एग्जीक्यूशन का स्पीड बढ़ जाए। तो ये होता है। तो यहाँ पे तो कोई चीज है नहीं। अभी यहाँ पे है ना कैसे, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग तो कोई काम का है ही नहीं, सारा का सारा एक ही थ्रेड के ऊपर यूज है। यहाँ पे जो है ना जब कोर बढ़ती है तो हमें थ्रेड बनाने पड़ते हैं। थ्रेड T1 बनाएंगे हम और दूसरा थ्रेड बनाएंगे T2। यहाँ पे ना इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे थ्रेड T1। आप 4 कोर है तो आप 4 थ्रेड भी बना दो, लेकिन अपनी एग्जांपल के लिए थ्रेड T1 बनाएंगे, T2 बनाएंगे। और T1 जो है ना यहाँ पे ये M1 और M2 को चलाएगा और यहाँ पे T2 जो है ना, T2 जो है ये M3 M4 को चलाएगा क्योंकि अपने पास 2 कोर। इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग में ये चीजें आगे करते हैं। तो T1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 मेथड चलानी है सेपरेटली। T2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 मेथड चलानी है, मतलब
अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी कि अपने को दो मेथड अपने को स्प्लिट करके दो कोर के ऊपर चलाना, ठीक है। तो वो चल जाएगा। T2 क्यों बना रहे हैं कि M3 M4 सेपरेटली चलानी है, तो ये अलग से थ्रेड कोर पे काम करेगा। ये कोर पे मतलब कोर स्पीड एक ही चीज है इसके अंदर, स्पीड अचीव करना। जब तक पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा स्पीड अचीव करना, ठीक है। जब तो इसमें मल्टी थ्रेडिंग अपने को हेल्प है। वो ऐसे ही करना है कि को मेथड अलग अलग चलानी है इसमें, कि क्या मेथड फिर एक दूसरे के साथ कैसे काम करेगी, फिर कंपटीशन कैसे होगा, क्या होगा, फिर वो मैनेज करना, वो पूरा हम सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। थ्रेड क्यों बनानी, तो इसलिए बनाना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? हाँ। अभी यहाँ पे इसका एक्सटेंडेड पार्ट क्या है कि जो T1 और T2 है, तो क्या हम ये थ्रेड थ्रेड की क्लास से ही बना सकते हैं कि क्या कोई हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि भाई जबरदस्ती हमें थ्रेड का क्लास यूज करके ही T1 T2 बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी है अपने पास? तो अपने पास है दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई जावा ने अपने को दे दिया एक रनेबल इंटरफेस, एक इंटरफेस दे के रखा है जावा ने, वो जिसका नाम है रनेबल इंटरफेस। अभी जावा क्या बोलते हैं, जावा बोलते हैं कि अगर आपको थ्रेड की क्लास से थ्रेड वाले ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, तो आप ये इंटरफेस यूज करके भी आप अपने थ्रेड टाइप वाले ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसको फिर ये जो रनेबल इंटरफेस है, तो जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी, माई रनेबल नाम की क्लास, माई रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। तो ये माई रनेबल क्लास, माई रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। तो यहाँ पे इसके जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ये थ्रेड की तरह बिहेव करेंगे, ये जो है ना थ्रेड की तरह बिहेव करना चालू करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन जावा ने दिया, ये पूरा मल्टी थ्रेडिंग में अपन देखेंगे। अभी अपन जो एनोनिमस क्लास सीख रहे हैं ना, तो अब ये जो थ्रेड के जो कोड है थोड़े लंबे लंबे हैं, मतलब पहले तो उसकी डॉट क्लास फाइल बनाओ, फिर उसका इंप्लीमेंट करो, तो उसको ही हम शॉर्ट करने की कोशिश करें। मतलब एनोनिमस इनर क्लास अपने को इस केस में क्या करेगी, जो कोड बड़े बड़े हैं उसको छोटा छोटा लिखने में हेल्प करेगी। और जो यूजर इंटरफेस के जो कोड होते हैं ना बड़े बड़े, वहां पे तो एनोनिमस इनर क्लास काफी हेल्प करती है कि कोड कोड की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, मतलब कोड मैनेजमेंट अपना इजी हो जाता है। कोड को जो है अगर हम पुराना वाला तरीका यूज करें तो कोड मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एनोनिमस इनर क्लास से क्या हो जाएगा, कोड को मैनेज करना इजी हो जाएगा, सारी चीजें एक जगह पे आ जाएगी। तो यहाँ पे तो पहले तो रनेबल इंटरफेस है, फिर उसका क्लास है, वो इंप्लीमेंट करना है। पहले एक नॉर्मल थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड की यहाँ पे कहाँ है एनोनिमस, यहाँ पे है रन मेथड जो ओवरराइड हो चुकी है यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट थ्रेड को दे देंगे।
करेंगे हम इसको। सब कुछ सही जाएगा। अभी जो है ना यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना ये जो क्लास जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है ना, इसका ऑब्जेक्ट अपने को थ्रेड को देना पड़ेगा, थ्रेड क्लास को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जो चलाती है ना, सुनो क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ, इसमें और एक पॉइंट है, इसमें और एक एक्सटेंडेड पॉइंट ये है कि अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये लाइन को देखिए, ये वाली लाइन है ना, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों डाल दिया? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे नीचे की साइड पे है ना अपना ये प्रोसेस, यहाँ पे जो है ना ये नहीं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे तीन चीजें हैं। यहाँ पे प्रोसेसर जो है ना, हार्डवेयर पार्ट, प्रोसेसर हार्डवेयर पार्ट, प्रोसेसर का जो है ना हार्डवेयर पार्ट है यहाँ पे, जो एक्चुअली कोड चलाता है, हार्डवेयर। हाँ, अभी सीपीयू के अंदर का जो इंटेल का जो प्रोसेसर रहेगा अपना, उसको कौन करेगा कंट्रोल? उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको कंट्रोल करने के लिए अपने पास आ जाएगी सिस्टम आ जाए। अब इन भाई साहब के ऊपर काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कौन कर रहा है? अपना जेवीएम। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे जेवीएम काम कर रहा है। और फिर अपने इसमें ये जो कोड है ना अपना, यहाँ पे यहाँ से कौन सा, अगर ये अपन माई रनेबल क्लास बना रनेबल इक्वल टू न्यू, इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो थ्रेड क्लास वाले जो ऑब्जेक्ट है ना, थ्रेड टी इक्वल टू थ्रेड वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? जेएम को जो टी वाला जो थ्रेड है ना यहाँ पे बन रहा है, ये जो टी वाला जो थ्रेड बन रहा है यहाँ पे, इसको है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा इसको। ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, तब ये चलेगा प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ नॉर्मल थ्रेड वाला, नॉर्मल थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये नहीं, ये कौन करेगा? ये जेवीएम करा के देगा। यानी जो भी थ्रेड्स हैं, ये जेवीएम को बोलना पड़ेगा कि मेरे पास है ना थ्रेड, इतने इतने थ्रेड्स हैं और ये रजिस्टर कराओ प्रोसेसर के साथ, ताकि ये चल पाए। मतलब प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा इनडायरेक्टली कि मुझे ये इस तरीके का प्रोसेसर के साथ काम करवाना है, और काम करवाना है यानी मेरे पास T1 T2 T3 जितने भी थ्रेड्स हैं, मुझे प्रोसेसर के ऊपर वो पैरेलली चलाने हैं। तो चलाने का बोलना पड़ेगा, तो उसको वो पूरा प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेड को रजिस्टर करना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन थ्रेड को मैनेज करेगी। तो जो नॉर्मल थ्रेड क्लास है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं T1 T2 T3, वो तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। अभी अपन ये घूम के जा रहे हैं यहाँ पे, माई रनेबल जो है ना यहाँ पे, ये इसको है ना एज ए थ्रेड चलाना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये जो एम है ना यहाँ पे, इसको हमें एज ए थ्रेड चलाना है, तो इसको भी अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? तो अपने को यहाँ पे थ्रेड T1 बोल के न्यू थ्रेड, इस तरीके से हम यहाँ पे थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। और इस कंस्ट्रक्ट के अंदर ये जो रनेबल का जो रनेबल जो क्लास है, जो रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है।
ये क्लियर हो रहा है आपको? मतलब ये डायरेक्टली हम इसको नहीं चला सकते। ये जो यम है ना, ये कब चलेगा? जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टर हो जाएगा। और इसको रजिस्टर कराने के लिए हम इसको जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको थ्रेड वाली जो रेडीमेड क्लास है उसको पास करना पड़ेगा। हाँ, थ्रेड में ही जा रहा है वो। यहाँ पे हाँ, लेकिन रजिस्टर इसको अभी इसको रजिस्टर कराने का अगर अलग से कोड लिखेंगे तो वही चीज मतलब अलग लेंथी हो जाएगा। इसलिए क्या है ना, जो थ्रेड में जो प्रोसेस पड़ी है इसको रजिस्टर करवाने की, उसी प्रोसेस को यूज कर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये इंटरफेस इसके अंदर उसकी खुद की कुछ मेथड हो सकती है। थ्रेड क्लास के अंदर है दो ही मेथड है शायद। मेरी थ्रेड जो क्लास है ना वो बहुत छोटा है, मतलब थ्रेड क्लास जो है ना बहुत इसके वेरिएबल वगैरह कुछ अलग रहेंगे, इसके जो है ना वेरिएबल मेथड कुछ अलग रहेंगे। तो इसको जब हम रनेबल इंटरफेस से है ना, हम थ्रेड लाइक क्लास बना सकते हैं। रनेबल इंटरफेस को यूज करके थ्रेड लाइक क्लास बना सकते हैं जिसकी खुद की मेथड रहेगी। ठीक है? और यहाँ पे उसको रजिस्टर करवाने के लिए अलग से कोड लिखे हैं तो वो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डाल दो। फिर जेवीएम को क्या करना है, इसको भी तो रजिस्टर करना है, इसको भी रजिस्टर करना है। तो जेवीएम क्या बोलेगा कि ये जो पड़ा है इसमें डाल दो आपका रनेबल का ऑब्जेक्ट, मैं उसको रजिस्टर करवा के दे दूंगा और वो काम कर लेगा। इसमें अपने को जो मल्टी थ्रेडिंग पूरा देख लेंगे ना तो अपने को आइडिया आ जाएगी कि क्योंकि ये मतलब यूजलेस है कि भाई हम इसको रिपीट वही, मतलब पॉइंट तो आपको वैलिड पॉइंट है कि सर ये मल्टी से वापस से थ्रेड पे ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने को फर्क वहां पे दिखेगा। ये जो रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं ना उसका कुछ ना कुछ फर्क दिख के आ जाएगा। हाँ, मतलब हाँ वही है कि जो थ्रेड में ना हो वो हम माई रनेबल में डाल के चला सकते हैं। बेसिकली जहां पे थ्रेड काम ना आए वहां पे करने में, और वही काम कर जो थ्रेड काम करता हूँ वही चला के देता। तो यहाँ पे हाँ, थ्रेड का मतलब रजिस्टर करने के लिए तो थ्रेड का मतलब ये क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, ये क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे? तो रजिस्टर करवाने के लिए। और रजिस्टर क्यों करवाना है, क्योंकि जेव तो अकेला नहीं है, उसके बाद ओएस आ रही है, ओएस के बाद प्रोसेसर आ रहा है। तो ओएस को भी तो बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 4 थ्रेड है 5 थ्रेड है चलाने के लिए। तो आप क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट आती है थ्रेड शेड्यूलिंग की। थ्रेड को शेड्यूल करना है, मतलब छोटे वाले थ्रेड पहले चल जाएं, जो कम टाइम ले रहे हैं वो पहले चल जाएं, जो काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। मतलब कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं ना, तो मतलब कुछ बड़े बड़े जो 1-1 घंटा लेंगे 2-2 घंटा लेंगे, ऐसा मतलब बात की चलिए बहुत बड़ा, तो वो तो चलते ही रहेंगे। तो 10 मिनट वाला थ्रेड है 15 मिनट वाला थ्रेड है, वो तो बेचारा 1 घंटा रुकेगा क्या? तो उस केस में वो शेड्यूलिंग करवा देते हैं कि उसमें बोलते हैं कि जो छोटा वाला आ गया 10 मिनट वाला तो उसको पहले चला दो, आपको तो चलना ही 1 घंटा। और क्योंकि क्या होता है जो 1 घंटा जो थ्रेड होता है ना, 1 घंटा चलने वाला 20 घंटा, मतलब फेल भी तो हो सकता है। वो चले 1 घंटा चले, पता नहीं 1 घंटे के बाद आउटपुट मिले नहीं मिले, 1 घंटा चलने के बाद रुकने के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। जो छोटे छोटे वाले हैं उनको चला दो, जो छोटे छोटे वाले हो भाई उनको चला दो, उसमें तो आउटपुट मिल जाएगा ना कुछ ना कुछ। 10 मिनट के बाद आउटपुट मिल रहा है, 1 मिनट 1 घंटा वेट करने के बाद भी आउटपुट नहीं मिला, उसने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे आउटपुट नहीं मिला। तो उसमें वो शेड्यूलिंग, ये एक वो ये सारी चीजें ना शेड्यूलिंग में होती है, थ्रेड शेड्यूलिंग में, जिसमें प्रायोरिटी से मैनेज करते हैं कि भाई छोटा वाला थ्रेड उसको प्रायोरिटी बढ़ा दो, बड़े वाले की प्रायोरिटी कम कर दो। फिर वो शेड्यूलिंग जो होती है ना वो भी मैनेज हो जाती है। तो छोटे वाले 10-10 मिनट वाले थ्रेड पहले काम करके निकल लेते हैं कि भाई हमारा काम हो गया, टाटा बाय बाय, निकल लिए। और जो बड़े बड़े हैं वो चलते रहते हैं, आउटपुट आए ना आए वो बात होता है। तो ये शेड्यूलिंग है। तो ये शेड्यूलिंग करवाने के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ये रजिस्टर के लिए हम इस तरीके से वो रजिस्टर कर देते हैं कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओ, थ्रेड की तरीके से आप
काम आपका हो जाएगा। तो ये है थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड ये कोड को हैंडल करने के लिए। अभी अपन यहाँ पे आ रहे हैं, इसको डाल दिया टी के ऊपर। यहाँ पे मैं अगर टी डॉट स्टार्ट चलाऊं, स्टार्ट मेथड आ गई अपने पास, ये मल्टी थ्रेडिंग में आएगी स्टार्ट में। तो उसको पहले चलाएंगे इस तरीके से। हाँ ये 10 बार ओपन में 10 बार चलाइए इसको। मल्टी थ्रेडिंग में ये जो कोड है ना इस तरीके से चलते हैं, मतलब ये जो मल्टी थ्रेडिंग आगे का चैप्टर जो डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें ये कोड इस तरह, मतलब अपने को क्या है ना, कोड उसका इफेक्ट देखने के लिए अपने को कोड जो है ना रिपीटेडली चलाना पड़ता है, 10 बार 20 बार 100 बार, फिर अपने को उसका इफेक्ट दिखता है कि यार ये किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए ये लेंदी तरीका है यहाँ पे। ये जो है ना पहला वाला तरीका, यानी क्या, अपने को सेपरेट फाइल का यूज करना पड़ रहा है। कोड छोटा सा है, फाइल यानी ये फाइल अपने को हैंडल करनी पड़ रही है, मेंटेन करनी पड़ रही है, उसको मैनेज देखना पड़ रहा है। कोई एरर आ गई तो उस फाइल को ओपन करके वहां पे जाना पड़ रहा है। तो अभी इसको अभी छोटा करना है, इनर क्लास का यूज करके इसको छोटा करना। तो छोटा करना है तो भाई इसी को मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा, यहाँ से भाई तू आ जाए, यहाँ से यहाँ पे क्यों रहना, एनोनिमस पे चले जाएंगे, एनोनिमस में चले जाएंगे तो यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेस देके यहाँ पे इसको डाल, यहाँ पे कर्ली ब्रेस देके इसको डाल देंगे। तो ये भी ये फाइल का कुछ काम, इसको उड़ा दो कि रख दिए इसको उड़ा दें, मतलब ये जो है ना इसको ये एरर आएगी ओवरराइड नहीं किया है, क्योंकि इंटरफेस है ना, ये एरर क्यों आ रही है, जो हम मेथड यहाँ से उठा के लेके गए वो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो बेचारा मांग रहा है कि मेथड यहाँ, ये रन मेथड एक ही मेथड है इसके अंदर, रनेबल इंटरफेस जो है ना इसके अंदर एक ही मेथड है, और ये उठा के हम यहाँ पे इसको यहाँ से उठा के हमने इसको डाल दिया ये फाइल पे, ये फाइल की जरूरत नहीं है, इसको उड़ा दे। फाइल गायब हो गई। क्या हम वही पुराना काम कर सकते हैं यहाँ पे 10 बार वाला? हाँ वो चेक करेंगे। हाँ क्या बोल रहा है, कैनॉट फाइंड हाँ यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं क्या करूँ, मुझे है ना रनेबल इंटरफेस है, यहाँ पे गलती ये हुई कि अपन ने वो क्लास बनाया था ना पहले सेपरेट, अभी वो क्लास नहीं चाहिए, अभी वो रनेबल इंटरफेस लेना पड़ेगा। हाँ अब ये यहाँ पे है ना, ये दूसरा ये अभी जो यम है ना, यम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यम ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वापस जाएंगे, पहले अपने वो क्लास की फाइल उड़ा दी थी ना, वो यम अभी अपने को यम से मतलब, और जो कोड उस फाइल में था वो तो यहीं पे ले रहे हैं ना, वो ये जो कोड है हाईलाइट किया है वो तो यहीं पे ले रहे हैं। तो भी उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो रनेबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे और कंस्ट्रक्टर भी ऐसा
तो अभी यहाँ पे अपने को मतलब किस चीज है, आप देखिए अपनी वो जो फाइल उड़ाई थी ना अपनी, वो फाइल के अंदर यहाँ से यहाँ तक वाला कोड था, ठीक है, और वो कोड हमने यहाँ पे लाया और उसका ऑब्जेक्ट जो बनाया था ना, ये यम जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमने बनाया है, और ये यम है ना इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। कौन से इंटरफेस को? रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। यानी जो एम यहाँ पे पास हो रहा है वो पहले भी रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट था, अभी भी रनेबल इंटरफेस का ही ऑब्जेक्ट है। पहली वाली क्लास में जो फाइल, जो क्लास वाली फाइल है, हाँ माई रनेबल वाले में, पहले माई रनेबल था जो रनेबल को इम्प्लीमेंट करता था, और ये भी उसका ऑब्जेक्ट बनाई एम, और इस केस में भी है ना एम भी, अभी यम जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे ये आ गया, ये तो खतरनाक है। हाँ शॉर्टकट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मतलब एक फाइल की जरूरत खत्म हो गई है, एक फाइल की जरूरत खत्म, टाइम की भी जरूरत खत्म। वही जो पुराना माई क्लास, जो क्लास फाइल लगा के जो काम कर रहे थे ये पे, वो काम यही पे, और अभी इसको भी अपन और इसको और शॉर्ट कर सकते हैं इनर क्लास को लेके। हाँ और शॉर्ट, ये तीसरा वाला और शॉर्ट होगा। और फिर तीसरा वाला जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे मेरा यम जो है यहाँ पे एम, ये क्या है? ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। तो क्या मैं इसको उड़ा के यहां पे डाल सकता हूं? इसको उड़ा, बहुत ही शॉर्ट हो गया ना कोड। हाँ वो भी उड़ गया, ये भी है ना, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। अभी यहाँ पे आइए आप 15 नंबर लाइन में, 15 नंबर लाइन में यहाँ पे मेरा यम पड़ा हुआ है, तो ये यम किसके बराबर है? ये यम जो है, यम इक्वल टू कहां से कहां तक है? यम इक्वल टू यहाँ से तो यहाँ तक। तो यहाँ पे ये जो यहाँ से जो ये भाई साहब है, ये 7 नंबर लाइन पे रनेबल है, उसकी जरूरत है ही नहीं, तो हम यहाँ से इसको हटा के, ये हट गया। यहाँ पे ये यम मांग रहा है, यम क्या है? तो यम मेरा यहाँ से यहाँ पे, मैं इसको हटा के यम में डाल दे रहा हूँ, और यहाँ से इसको करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो यम डाला होता ना हमने, तो वो यम हटा के हमने ये डाल दिया, वही पूरा। थोड़ा मतलब कोड शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, कोड जो है ना, कुछ नहीं। हाँ तो ये पहला वाला कोड ऐसा है, पहला वाला कोड ऐसा है। यहाँ पे क्या है? रनेबल यम, रनेबल यम इक्वल टू में क्या है भाई? इक्वल टू में ये यहाँ से लेके यहाँ से कुछ छोटा सा काम है, कुछ मेथड है छोटी सी, कोई छोटा सा काम करेंगे, 4 लाइन वाली मेथड, यम इक्वल टू इसके बराबर है। तो मैं क्या ये 15 नंबर लाइन में जो यम पड़ा है, तो मैं क्या इसको डिलीट मार के इसकी जगह पे कि मैं ये भर सकता हूँ? मतलब मैथमेटिकली वही होगा ना, यम डाल दो, बना के यम डाल दो। मैथ्स का नहीं है, तो ये यहाँ पे ये डाल दो और इसको हटा दो, और ये हटेगा, और थोड़ा सा ये मैथमेटिकली थोड़ा ये करेक्ट है कि ये सेमीकोलन जो है यहाँ पे, ये जो ये हटे, तो वापिस से वो काम करे, वापिस से कौन किसके बराबर है तो शॉर्ट करते जाओ, कौन किसके बराबर तो शॉर्ट करके भी वही काम होता है। तो तीनों केस में अपने को वही आउटपुट मिला। तो पहले फाइल थी, फाइल में भी चल रहा था, फिर इंटरफेस, पहले सेपरेटली इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, फिर भी वही काम कर रहा है,
फिर उसको एक ही फाइल में वहीं पे इंप्लीमेंट कर दिया, फिर भी काम कर रहा है। अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, इनर क्लास बना के भी इंप्लीमेंट कर दिया तो भी वही काम कर रहा है। अभी तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है? इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अभी थोड़ा सा। तो ये यहाँ से है ना, ये यहाँ से हटा दो इसको। ये टी है ना यहाँ पे, तो टी किसके बराबर है? किसके बराबर है? हाँ, इसको भी हटा के ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। ये टी जो है ना, ये हट गया। हाँ, अपना इनर क्लास कहां से कहां तक है? ये इनर क्लास यहाँ से यहाँ तक चल, इनर क्लास अपना यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो अभी ये जो टी है, ये टी किसके बराबर है? भाई टी इसके बराबर है यहाँ से यहाँ तक। तो टी को भी हम और इसको शॉर्ट करें, शॉर्ट यानी कुछ मतलब ज्यादा नहीं है। टी को हटा दो आप, और फिर ये जो टी है, ये टी को हटा के, तो यहां से यहां तक है ना टी वाला काम। टी जो है ना, टी डॉट स्टार्ट, यहां से यहां तक टी वाला काम है। यहां से यहां तक टी बनेगा और फिर स्टार्ट मेथड चल जाएगा, स्टार्ट मेथड चल जाएगा। यहां से इसको फिर से करा के वही कॉपी सॉल्व करा। तो इससे वही आउटपुट आ रहा है। तो काम क्या है? कोड का जो लेंथ है ना, वो छोटा छोटा होते जाए, और ये कोड की लेंथ छोटी इसलिए भी काम की है क्योंकि जो बड़े बड़े कोड्स होते हैं यूजर इंटरफेस, मतलब ये यूजर इंटरफेस का कोड जो होता है, जैसे एक पेज के ऊपर 10 बटन, तो 10 बटन के लिए 10 कोड लिख रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे जितना कोड छोटा हो उतना अच्छा, जितना कोड छोटा हो उतना अच्छा, क्योंकि 10 एक साथ अपने को 10 बटन मैनेज करने हैं, तो 10 बटन के लिए अगर कोड बड़ा बड़ा होता जाएगा तो फाइल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो वहां पे ये खेल ज्यादा चलता है। यहाँ पे ना, वहां पे ये ऑन क्लिक लिस्टर वाला जो होता है ना, वो यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्टर लगा के छोड़ दे, फिर बंदा आके क्लिक करेगा नहीं करेगा वो तो अलग है। छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, बटन क्लिक करके डाटाबेस में वैल्यू चली जाए, डाटाबेस वैल्यू चली आए वापस, तो छोटे छोटे काम होते हैं। तो अगर कोड बड़ा बड़ा होते जाएगा तो मैनेज करना डिफिकल्ट। यहाँ पे इस तरीके से कोड मैनेज करना अचीव करते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स का खेल है, खाली सिंटेक्स का खेल है। ऐसा नहीं कि ये कुछ बहुत ही ज्यादा अलग ही कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइल बना के कर सकते हैं वो बिना फाइल के अगर करना है तो ऐसे करें, मतलब वो लॉजिक ही है। तो ये पूरा का पूरा इनर क्लास का कंसेप्ट। ये थ्रेड का एग्जांपल लेके ये बहुत क्लियर हो जाता है। तो आपको थ्रेड भी क्लियर हो गया ना थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा थ्रेड भी क्लियर है। ये हो गया एनोनिमस इनर क्लास की बात। ये फायदा क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, इस तरीके से। अभी दूसरा इसमें कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करने के भाई। जो नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल क्लास है और जो एनोनिमस इनर क्लास है, इसमें फर्क क्या है बेसिकली? तो इसमें मेजरली दो ही फर्क है। इसमें जो है ना, मेजरली दो ही फर्क है। तो यहाँ पे फर्क, जो पेरेंट क्लास वाला जो था ना वो एग्जाम्पल, इसमें फर्क ये है कि एनोनिमस जो इनर क्लास है उसके पास अपने खुद के कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। इनर क्लास, जिससे क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्लास एंड एनोनिमस इनर। तो इसमें फर्क क्या है?
इसमें फर्क दो ही है, मेन दो फर्क। एक तो कंस्ट्रक्टर को लेके, पहला तो लेके ऑन बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि भाई एनोनिमस इनर क्लास के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं या फिर उसको पेरेंट के क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और दूसरा ऑन बेसिस ऑफ इंटरफेस। इसका कोड वाइज जो है ना, इसका अभी जैसे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कोड देख रहे हैं, तो रनेबल क्या है? इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस। और ये जो है ना, ये अपना यहां से यहां तक अपना एनोनिमस इनर क्लास है जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इस इंटरफेस को लेके एक फर्क है, बहुत ही मतलब काम का फर्क है। और दूसरा कंस्ट्रक्टर को लेके फर्क। तो कंस्ट्रक्टर को लेके फर्क क्या है कि इसको जो है ना, एनोनिमस इनर क्लासेस को हमेशा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। जो एनोनिमस इनर क्लास होती है इसको will always depends on parent class constructor। पेरेंट में जो कंस्ट्रक्टर पड़ा है भाई उसको ही यूज करो, ऐसा का वैसा। आप आपका खुद का मतलब हाँ पेरेंट बस अपना खुद का आप कस्टमाइज नहीं बना सकते, कुछ जैसा जो भी कंस्ट्रक्टर पड़े उससे काम चला। जैसे नॉर्मल क्लास में क्या होता है ना, वो हाँ वो पिताजी के वो अपने एग्जांपल देखा था ना कि बच्चे के पास साइकिल है, ठीक है, पिताजी के पास कार भी है, बाइक भी है। तो दो कंस्ट्रक्टर हैं पिताजी के पास, तो दोनों में से कोई चला सकता है या फिर खुद के अलग अलग कंस्ट्रक्टर रख सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एनोनिमस इनर क्लास, नॉर्मल क्लास अपने अलग अलग कंस्ट्रक्टर रख सकता है, लेकिन एनोनिमस इनर क्लास को पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये पहले। तो जैसे ये कोड देखा था ना आपने, कोड जैसे हम ये कोड हटा के ऑफिस से, जैसे पेरेंट आएगा, ये है पेरेंट, उसका चाइल्ड है C1, और फिर C1 क्या बोल रहा है? C1 बोल रहा है अभी जो चाइल्ड क्लास है यहाँ से यहाँ तक, चाइल्ड वाला C1 वाला चाइल्ड क्लास, वो उसको पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही डिपेंड करना है। यहाँ पे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं, ये जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो हाईलाइट हो रहा है वो पेरेंट का ही रहेगा, भले इसके कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाए, भले इसके मतलब दूसरी एनोनिमस इनर, हाँ भले ही दूसरा C2 चाइल्ड आ जाए, C2 उसको भी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही काम करना है। वो बोले, भले ही वो बोले कि आई नो जापानीज, भले ही वो बोले आई नो जापानीज, लेकिन उसको जो कुछ भी बोले, लेकिन उसको यहाँ तो उसको पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये पहली एक कंडीशन हो गई यहाँ पे दोनों केस में। पी आ गया तीसरा, दूसरा पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस
कोड में देखते हैं कि जैसे नॉर्मल क्लास है, क्लास ए, और इम्प्लीमेंट्स, अभी इम्प्लीमेंट्स क्या कर सकती हैं, तो वो कई सारे इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं, जैसे I1 कर सकती हैं, I1, I2, I3, कितने भी वो कर सकती हैं उसकी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे कितने भी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना वाला एग्जाम्पल था ना अपना, ये वाला एग्जाम्पल, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रनेबल इंटरफेस है, यहाँ पे जो यहाँ भले अपनी ईयर क्लास यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गई, यहाँ पे सेमीकोलन यानी खत्म। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये यहाँ पे एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये जो है ना एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर पाए, ये एक साथ। जैसे नॉर्मल क्लास, जो नॉर्मल क्लास है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे जो क्लास ए है, यहाँ पे कई सारे इंटरफेस, हाँ, कई सारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लास इंटरफेस को, ये रनेबल इंटरफेस है, और ये क्लास जो है एट ए टाइम, इनर क्लास एट ए टाइम एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर पाए, एनोनिमस इनर क्लास 2 या 3 को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। यानी यहाँ पे अगर कुछ दूसरा इंटरफेस डालने को बोले हम, यहाँ से यहाँ पे कोई दूसरा बोलने को बोले क्या कुछ है अपने पास इंटरफेस, यहाँ पे मतलब कोई दूसरा इंटरफेस नहीं लगा सकते, कोई है मार्कर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, यहाँ पे कोई दूसरा मतलब समझने वाले को यहाँ पे कोई दूसरा इंटरफेस नहीं आता, सेमी कॉलन लग गया तो लग गया ये। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट, मतलब नॉर्मल क्लास कई सारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एनोनिमस इनर क्लास एट ए टाइम एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से अपन है ना, ये एनोनिमस इनर, मतलब ये पूरा का पूरा इनर क्लास जो है ना, अपना खत्म करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे कोई दूसरे पॉइंट नहीं है यहाँ, तो मल्टी थ्रेडिंग अपन चालू कर देंगे, वैसे पूरा का पूरा मल्टी थ्रेडिंग चालू कर देंगे, और क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग अपना 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगा, 1.5 हफ्ते चलेगा, डिपेंड करता है कि किस स्पीड से अपन वो कंसेप्ट कैसी है, और अपने को क्या बोलते हैं कोडिंग वगैरह अपन कैसी रहेगी उसके अंदर। तो मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग में आपको यूजर इंटरफेस जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ही मतलब स्पीड, खाली एक ही चीज है उसका, स्पीड स्पीड स्पीड, बस बात कुछ नहीं, स्पीड को अचीव करना है। और एक है कि थ्रेड को पैरेलली चलाना है, दूसरा थ्रेड कैसे बनाना है, थ्रेड बनाने के तरीके, थ्रेड चलाने के तरीके, थ्रेड को रोकना भी है और थ्रेड को मैनेज भी करना है कि भाई थ्रेड एक दूसरे के साथ डाटा पास करता है ना, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को डाटा पास करेगा तो कैसे होगा। फिर दूसरा आएगा डेडलॉक, मतलब थ्रेड जो है एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, फाइट करते हैं, तो डेडलॉक कैसे बनता है, फिर उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो है। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। फिर दूसरी बात है कि अपना जो सिलेबस है ना, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम पे चल रहा है। टाइम पे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कोर जावा का सिलेबस है ना अपना, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो वो ही इतने घंटे का है, नहीं, वो है 156 घंटे का है, कोर जावा, वो ज्यादा मतलब जो सर ने सिलेबस दिया है ना, ये है 136 आवर्स,
तो अपन 2 घंटा भी मान के चले डेली, तो अपने को लग रहे 78 डेज, यानी ये बन जाता है 2 मंथ 18 दिन, जो मतलब एक्चुअल सिलेबस है, मतलब बिना कोई शॉर्टकट किए, मतलब बिना कोई टॉपिक ड्रॉप किए, अगर एंड टू एंड पढ़ना है तो ये 156 आवर्स का कंटेंट, मतलब जो एक्सपर्ट लोग पढ़ाते हैं वो 156 घंटा लेते हैं, कम से कम उनको चाहिए ही चाहिए। तो अपन ले रहे 2 घंटे, मतलब अपने को लगेंगे 78 दिन। तो अपन ने बोला था स्टार्टिंग में कि 2 मंथ्स लगेगा जावा पे, ये तो 2 मंथ से 18 दिन ऊपर जा रहे हैं। तो 18 दिन तो वो ऐसा कि जो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, कोर जो है ना, बिना शॉर्टकट के, बिना शॉर्टकट के जाएंगे तो 156 घंटा तो मिनिमम लगना ही लगना है उसको, 2 घंटा हर दिन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ना 2 घंटे का क्लास बोला था कि अपने को 2 घंटा पढ़ना ही पड़ता है, तो बिना 2 घंटा पढ़ेंगे तो भी 78 दिन जा रहे हैं, 78 यानी 2 महीना 18, तो ये सारा। तो मेरे हिसाब से तो मल्टी थ्रेडिंग के तक अपन पहुंच गए हैं, तो बहुत सारा मतलब कवर कर ही है, जिसमें मल्टी थ्रेडिंग ज्यादा टाइम लेगा, मल्टी थ्रेडिंग। और फिर दूसरा जो ज्यादा टाइम लेगा वो है कलेक्शन थ्रेडिंग। ये 2 टॉपिक जो है ना वो ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम मतलब डेढ़ 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 कितना, डेढ़ डेढ़ हफ्ता, यानी 3 हफ्ते। और ये भी 2 मंथ 18 दिन है ना, ये कंटिन्यूस, यानी ये जो है ना 78 दिन बिना संडे बिना हॉलीडे, ये वो है। और तो मेरा दिवाली आ गई बीच में मैं भी नहीं था, तो उसमें भी टाइम गया। हाँ, दो 15 दिन तो उसमें गए, तो एंड टू एंड पढ़ने जाएंगे तो 2 महीने के ऊपर ही होगा, और इसमें बिना शॉर्टकट और मल्टीप्लाइंग करेक्शन लेंगे ये 3 हफ्ता लेंगे। बाकी फिर जो टॉपिक है वो 2-2 दिन का, जैसे फाइल हैंडलिंग है ना, वो 2 दिन का फाइल हैंडलिंग, ये 2 दिन का है। फिर जेवीएम जो है 1 दिन का है, जेवीएम आर्किटेक्चर है जो है वो 1 दिन का है। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो 2 दिन का है। छोटे छोटे टॉपिक है, 2 दिन 1 दिन 2 दिन, तो मान के चलिए 1 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं, 1 घंटे में। फाइल हैंडलिंग 1 दिन में भी हो सकते हैं, तो लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं, ये कब जब प्लस 18 दिन में ना, प्लस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब अभी जैसे इसमें जो है ना वो सर ने जो एग्जाम सर ने जो एग्जाम्पल दिया ना, वो सर ने खाली एंड में बोला था, मतलब जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे बाकी इंटरनेट में, तो वो डॉट क्लास फाइल वगैरह डिस्कस ही नहीं करते। वो डॉट क्लास फाइल जैसे अपन डिस्कस किया ना यहाँ पे, डॉट क्लास फाइल कैसे बन रही है, $1 डॉट क्लास, $2 डॉट क्लास, पूरा शॉर्टकट मार के चले जाते हैं, मतलब उनको खाली ये सिंटैक्स दिखाना होता है कि यहाँ से नहीं करते, और लिख दो, इन्होंने मेथड में बना देंगे। तो इससे अच्छा तो शॉर्ट शॉर्ट, मतलब जो काम का है वो पढ़ना अच्छा है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है। तो एक पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो सिलेबस चल रहा है सही से, मगर मान के चले कि वो हॉलीडे ना होते तो मल्टी थ्रेडिंग भी खत्म हो जाता है। तो शॉर्टकट लगाने से मतलब नहीं है, मेरा तो मानना ही है कि शॉर्टकट लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये चीजें आ जाती हैं, मतलब बाकी जो लैंग्वेज है ना वहां पे भी मल्टी थ्रेडिंग, ये इनर क्लास से रिलेटेड कोई ना कोई कंसेप्ट पाइथन में भी कुछ ना कुछ आपको इससे सिमिलर देखने को मिलेगा। कोई 2-3 टॉपिक आजू बाजू वाले कम हो जाएंगे, तो ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इस पे डिस्कस करके कोई तो फायदा है नहीं, पढ़ना तो है ही, मतलब शॉर्टकट ना रहे तो अच्छा, मेरी तरफ से तो बात ही शॉर्टकट ना ले। लेकिन ये एक्चुअल है, मतलब ये कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो 156 आवर्स जो है आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे ना दुर्गा सर का जो है, तो वहाँ पे 156 है,
2 दिन इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये तो 1-1 घंटे का, अगर क्लास 1 घंटे की होती तो अब तक कुछ नहीं हुआ होता। तो ये अटक कर दी तो वहीं पे हो रहा है, 2 दिन के ऊपर कर लेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, रुक लेते हैं, कल मिलते हैं ये टाइम पे।